हमने शायद नौकरी को सब कुछ समझ लिया, इसीलिए हमने एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज़ डेवलप ही नहीं की। क्या सबको आईटी पढ़नी चाहिए? यूनिवर्सिटीज़ में आईटी के प्रोग्राम्स होने चाहिए? हमने ये समझना है कि जो एक सरकारी मुलाजिम 20 साल में कमाता है, एक अच्छा फ्रीलांसर वो 1 साल में कमा सकता है। जहाँ ईमानदारी होगी वहाँ इंडस्ट्री डेवलप करेगी, जहाँ सच बोला जाएगा वहाँ इंडस्ट्री। मैं भी अपना कारोबार खोलना पसंद करूँगा उस जगह पे जहाँ लोग सच बोलते हैं, जहाँ लोग ईमानदार हैं, मेरे पैसे खा नहीं जाते, मुझे धोखा नहीं देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आयमन के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में आपका मेज़बान महफूजुल्लाह। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे आईटी स्पेसिफिक। पिछले कई प्रोग्रामों में आपने देखा होगा कि हमारी बात जो थी वो ज़्यादातर लोकल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, जो हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप के मौके हैं मिनरल्स में, टूरिज़म में और इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ों के ऊपर हमने काफ़ी सारी बातें की। आज का प्रोग्राम स्पेसिफिकली हमारा होगा आईटी या टेक स्टार्टअप्स के ऊपर। कुछ प्रोग्रामों में हमने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था कि व्हाट KIU इज़ डूइंग, या SEO का जो टेक स्टार्टअप्स का अपना काम है वो कैसा चल रहा है। आज हम वी आर लकी कि हमारे पास एक ऐसे मेहमान बैठे हुए हैं जो इस पूरे प्रोसेस के पूरे पाकिस्तान में रूह रवां हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हैं सैयद मोहम्मद अयूब शाह साहब, जो कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के चीफ इंडस्ट्री ऑफिसर हैं। अपना तारुफ डिटेल में वो खुद करवाएंगे। सर, वेलकम टू द प्रोग्राम एंड वी आर वेरी लकी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। सर, शुरू करते हैं आपके तारुफ से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अयूब शाह है एंड आई एम द चीफ इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफिसर एट द पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड। एज़ यू नो, जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर काफ़ी सारा काम करने की ज़रूरत है, कैपेसिटी बिल्डिंग की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसको ग्लोबल लेवल पे लाने की। तो उसके लिए ये नई एक पोजीशन क्रिएट की गई सो दैट हम इंटरनली सप्लाई साइड को भी बेहतर करें सॉफ्टवेयर के और सर्विसेज के, और फिर हम डिमांड साइड पे भी काम करें, जिसकी 2 और पोजीशंस क्रिएट की गई, एक चीफ कमर्शियल ऑफिसर और एक चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। तो जो मेरा पोर्टफोलियो है वो ये है कि मैं स्किल डेवलपमेंट पे काम करूँ, कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करूँ, इंडिविजुअल्स को तैयार किया जाए सॉफ्टवेयर में एज ए सर्विस और प्रोडक्ट्स बनाने में, और उसके बाद कंपनीज़ को तैयार किया जाए कि इंटरनेशनल लेवल का काम करें। सर, जो आज आपकी मैंने स्पीच सुनी, मैं मौजूद था एंड मैं यही सोच रहा था कि मैं आपसे पहले क्यों नहीं मिला गया। तो मेरे समेत वो लोग जो टेक के ख्वाब देख रहे हैं पाकिस्तान में, वो शायद आपने आज उसकी ताबीर हमारे सामने रखी अपने इस प्रोग्राम के अंदर। मैं चाह रहा हूँ कि नाज़रीन के सामने आप एक उस चीज़ का जो एक खाका से अगर आप पेश कर सकें, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड बेसिकली कौन से फंक्शंस कर रहा है, इसका पहला हिस्सा सवाल का मेरा। मैं दूसरा भी साथ कर दूँ कि इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे लॉन्ग टर्म में, जो आज आपको बता भी चुके हैं, वो मैं चाह रहा हूँ कि नाज़रीन के साथ आप शेयर कर रहे हैं। जी, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड बहुत सी जहतों पे काम कर रहा है। जो भी मुमकिन हो सकता है कि हम अपने सॉफ्टवेयर को, अपने लोगों को इसके लिए तैयार करें कि वो आईटी सर्विसेज दें ग्लोबली कम्पिटिटिव लेवल पे, और हम सब कर रहे हैं। एक हमारा प्रोग्राम है पाकिस्तान में जो है वो आईटी इंडस्ट्री एकेडमिया, आईटी इंडस्ट्री ब्रिज है, बूट कैंप है। उसके अंदर हम ये कर रहे हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटियों से तैयार होकर आते हैं, जिनको नॉर्मली इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट्स का नहीं पता होता कि सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर कैसे काम करना है, किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने हैं, किस किस्म की टूल्स पे काम किया जा रहा है, तो इंडस्ट्री ही के लोग जो उन सॉफ्टवेयर्स पे, उन टूल्स पे काम कर रहे हैं, वही उनको ट्रेन कर रहे होते हैं। सिमिलरली हम आईटी एकेडमी इंडस्ट्री ब्रिज बना रहे हैं कि जो लोग हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वो पहले से ही इंटरनेशनली जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके ऊपर हम उनको तैयार कर रहे हैं, जिसमें जैसे ब्लॉकचेन है, क्लाउड है, इस तरह वेब टेक्नोलॉजीज़ हैं, सिक्योरिटी है। तो इन सारी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर हम चाहते हैं कि आपकी माजिद के साथ बात करते हुए, जब हम बात करते हैं डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ की, ये टर्मिनोलॉजी वैसे तो कॉमन है, लेकिन एक आम फहम में इसको आप कैसे समझाएंगे कि व्हाट इज़ अ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट अफेक्ट्स द मार्केट्स और आवर लाइफ इन मे बी इन द कमिंग डिकेड? जी, बहुत ज़बरदस्त आपने सवाल किया और बड़ा पर्टिनेंट है। ये जो ज़माना है जिससे हम गुजर रहे हैं, इट इज़ द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम ग्लोबल हिस्ट्री में। इंडस्ट्री फर्स्ट रेवोल्यूशन तब आया जब हमने स्टीम इंजन बनाया। तो पहली दफ़ा इंसान ने रियलाइज़ किया कि जो मैं हाथ से काम करता था, ईंटें उठाता था, सारा दिन करता था और फिर एक दूसरी जगह पे पहुँचाता था या जानवरों का इस्तेमाल करता था, तो ये तो बहुत आसानी से बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। तो स्टीम इंजन का जो फर्स्ट रेवोल्यूशन था, उसने इंसान को उस मैकेनिकल चीज़ों को इस्तेमाल करना सिखाया।
फिर दूसरा सेकेंड रेवोल्यूशन आया जिसके अंदर ये टेक्नोलॉजी मज़ीद बड़ी, तीसरा रेवोल्यूशन डिजिटल रेवोल्यूशन आया, और चौथा रेवोल्यूशन जो है वो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज़ लेके आई। मैं जल्दी से बात बता रहा हूँ ताकि टाइम भी बचा जा सके। तो उसके अंदर ये ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी है ये, और ये क्लाउड की टेक्नोलॉजी है, और इसके अंदर जो वेब टेक्नोलॉजीज़ हैं, फिर जो सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और फिर बिजनेस इंटेलिजेंस का जो एक स्फीयर आया है, उसने ये 4-5 ऐसी टेक्नोलॉजी इकट्ठी होके आ गई हैं। यानी जो हमने डिजिटल एरा देखा, ट्रांजिस्टर देखा, जो वो देखा, वो एक टेक्नोलॉजी आई, इंजन आया, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आई, उसके बाद ट्रांजिस्टर आया, डिजिटल आया, और उसके बाद कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ आई। लेकिन ये इकट्ठी 3-4 ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं कि उन्होंने बिल्कुल ही दुनिया के निज़ाम को बदल के रख दिया। और क्या होगा कि इस वक्त भी दुनिया का जो टोटल वॉल्यूम है आईटी का, वो $11 ट्रिलियन है, जो कि बहुत बड़ा वॉल्यूम है ये। और हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सर? और हम इसके अंदर सिर्फ $2.75 बिलियन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही कम है, 0.025% है। हमारी आबादी जो है दुनिया की आबादी का 3% है। तो हमें दुनिया की किसी भी ट्रेड में, किसी भी मार्केट में कम से कम 3% हिस्सा ज़रूर लेना चाहिए। एंड 3% ऑलमोस्ट कितना बनेगा? 3% जो है, ये मैं अर्ज़ कर रहा था कि $11 ट्रिलियन है। इसके अंदर जो प्योर आईटी सर्विसेज और सॉफ्टवेयर है वो $5.5 ट्रिलियन बनता है। यानी हम अगर हार्डवेयर ना बनाएं, मोबाइल फ़ोन्स ना बनाएं, कंप्यूटर लैपटॉप्स ना बनाएं, इट्स ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर। इट्स ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर जो कि हम कर सकते हैं। तो वो अगर उस सिर्फ मार्केट को देखें तो वो $5.5 ट्रिलियन की बनती है। और उसके अंदर अगर हम 3% अपना देखें तो $150 बिलियन बनता है। तो आज के दिन हमारी जो हमारी मार्केट होनी चाहिए आज के दिन में, और ये मार्केट 10% पे तो एंटिसिपेटेड ग्रो, यानी स्लोस्ट ग्रो है इसका, एक्चुअली जी जैसे मैं कह रहा हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड ये अराउंड 40% ऑफ द 30 to 40% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी को बन जाएगा हिस्सा, और बाय द 2040 ये 40% चला जाएगा, और उसके बाद फिर 60% तक जाएगा। So ये IT is the future. I think all of the technologies will diminish. They'll have their very smaller role. सर इसके साथ एक माज़रत के साथ आपकी मुख्तल हुआ कि क्यूरियोसिटी मुझे इतना है आपसे बहुत से सवालात पूछने की कि वो चीज़ें शायद मैं रब्त में रख सकूँ ना रख सकूँ, बट आपका टाइम बहुत कीमती है और हम भी चाह रहे हैं उससे मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं। Sir, having said that, this is the market and the growth rate is like this. Are we prepared for that? We are not. We have to prepare. We have to prepare from many perspectives. एक तो हमने तादाद में तैयार करना है। अगर हमने $150 बिलियन कमाना है, और हर बच्चा जो मिनिमम उसको अगर हम रखें $25,000 कमाने वाला साल में, तो इसका मतलब हमें 60 लाख लोगों की ज़रूरत है। ये तो वो ज़रूरत है जो हमारे इंटरनली उस रेवेन्यू को लेके आए, और उसके बाद वो ग्रो भी करेगा डेफिनेटली। वो 25,000 से एनुअली जो जिस तरह मार्केट ग्रो करेगी वो ग्रो करेंगे। इसके अलावा वो लोग हैं जो हमने दुनिया को देने हैं। हमारी यूथ जो है वो दुनिया का तकरीबन 4% है, और इसका मतलब है कि हमारी जो ये आईटी तो है यूथ का, तो इसका मतलब हमें ग्लोबल मार्केट का 4% हमें कमाना चाहिए, $200 बिलियन हमें हिट करना चाहिए। और फिर हमारे सामने कुछ ऐसे मॉडल है, जैसे वियतनाम का मॉडल है, जैसे थाईलैंड का मॉडल है, जैसे इंडिया का तो खैर उस तरह से रिलेटेड नहीं, लेकिन बांग्लादेश का मॉडल सामने आ रहा है। ये अपनी पॉपुलेशन जो उनकी दुनिया में जो पॉपुलेशन का हिस्सा उससे कई गुना ज़्यादा कमा रहे हैं आईटी में कंट्रीब्यूट करके, सर्विसेज भी दे के और प्रोडक्ट्स भी बना के। तो हमें तो इसके लिए जैसे मैंने कहा कि तकरीबन 6 मिलियन लोगों की ज़रूरत है कम अज़ कम भी फ़िल वक्त, जबकि हमारी हायर एजुकेशन का टोटल साइज़ जो है वो 2 मिलियन है। सो उसका मतलब बहुत बड़ा डेफिसिट है जो हमने पूरा करना है, और फ्रीलांसर से पूरा हो रहा है, बट फ्रीलांसर्स की भी जो सर्विसेज हैं बहुत लो लेवल की सर्विसेज है वो। जी सर, इस पर मैं थोड़ा सा आना चाहूँगा। आपने कहा कि एक तो पहले नंबर के पर वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, तो व्हाट आर द एरियाज़ जहाँ पे आप जिस इदारे को देख रहे हैं या इससे और हमारे पास इदारे मौजूद हैं, वो किन एरियाज़ में उनको इंटरवेंशन करनी चाहिए? पहली बात। दूसरे में मैं चाहूँगा जो अभी आपने आखिरी में बात की कि हमारे फ्रीलांसर्स जो हैं वो नॉट वर्किंग अप टू दैट मार्क, कि जो आप लो लेवल की सर्विस कहें या रेलिवेंट कहें या बिल्कुल मिनिमम लेवल पे कहें, हाउ टू टैकल दैट? फर्स्ट में कि कौन से एरियाज हैं इंटरवेंशन के, एंड सेकेंडली हाउ टू इम्प्रूव द सर्विसेज ऑफ द फ्रीलांसर्स। जैसा कि डॉक्टर साहब आपको बड़ी अच्छी तरह पता है कि दुनिया में सर्टिफिकेशंस का एक रिजीम आया है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ सैप की टेक्नोलॉजी है, ERP है, इसी तरह जो है वो कुछ डेटा बेसिस है, उसके सर्टिफिकेशंस हैं।
तो एक तो हमने सर्टिफिकेशंस के लिए साथ तैयार कराना है जो हम बच्चे एक्सपोर्ट कर सकें, या जिनका बनाया हुआ मॉडल या जो सॉफ्टवेयर है वो हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में एक्सपोर्टेबल बना सकें और वहाँ पे एक्सेप्टेबल हो। तो एक तो हमने ये करना है। तो वो जैसे मैंने कहा कि हमें 6 मिलियन लोगों की ज़रूरत है। और सर्टिफिकेशन प्योरली अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने कहा कि दुनिया में इस वक्त स्पेस जो है वो अराउंड 1.75 मिलियन का इस जो सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन ओरिएंटेड जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके अंदर रिक्वायरमेंट है जो अगले 2 से 3 साल में पैदा हो रही है। और उसके अंदर भी हम अगर अपना शेयर देखना चाहें तो हमें कम से कम भी 1.5 से 2 लाख लोग तैयार करने हैं जो वो सर्टिफिकेशंस होल्ड कर रहे हों और वो जाके उन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। जो दूसरा आपका सवाल था कि हम कैसे इसको अप लेके जाएँ, तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि हम मिनिमम टेक्नोलॉजी पर उसको ट्रेन करें। जैसे सीधे सी वेबसाइट बनाना है, या जैसे एक फ़ोटो डिज़ाइन बनाना है, ग्राफिक्स बनानी है, और फिर उसको अपस्किल करते रहें। झूम नई टेक्नोलॉजीज़ आएँ और जो तो उस सारे को अपस्किल करें। दूसरा, फ्रीलांसर्स जो हैं वो उनको सारी ज़िंदगी फ्रीलांसर्स नहीं रहना। एक तो अपनी फ्रीलांसिंग के अंदर तरक्की करनी है, उन्होंने वो प्रोडक्ट्स और वो सर्विसेज देनी है जो यूरोपियन के कंपैटिबल हो, उससे बढ़कर वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देनी है, उस तरह से काम करना है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड पे हो ताकि वो डायरेक्ट वहाँ से बिजनेस उठा सकें। दे शुड एक्सीड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर क्लाइंट। सर, एक सवाल हमसे अक्सर किया जाता है कि ये फ्रीलांसिंग में कौन से ऐसे मेन ऐसे एरियाज़ हैं जो कि कहें कि ज़्यादा कम मेहनत कहें या जो मेहनत होती है उसमें ज़्यादा रेवेन्यू उसको उसमें वो कर सकते हैं और जो कि हाई डिमांड में है? मैं डॉक्टर साहब इस बात पे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि हमने मेहनत ज़्यादा की तरफ जाना चाहिए हमें, क्योंकि शुरू में तो जो इंटेंसिव या वर्क ओरिएंटेड या जिसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इस तरह के जो काम है शुरू में सस्ते होते हैं, लेकिन इन लॉन्गर रन ये पे करते हैं। जैसे नॉर्मल वेबसाइट बनाना जो है बड़ा एक सस्ता सा काम शायद हो, लेकिन उसको फिर ई कॉमर्स कैपेबल करते हैं, फिर आप उसकी सिक्योरिटी में चले जाते हैं, फिर उसको आप डायनामिक बनाते हैं, फिर उसके अंदर आप नई नई जिहतें क्रिएट करते हैं, जैसे उसके अंदर लाइव आ रहा होता है, चीज़ें आ रही होती हैं, और फिर समटाइम उसको आगे हमें मेटावर्स का आपको पता है ज़माना है, वर्चुअल वर्ल्ड का ज़माना है, तो उसके अंदर उसकी डायमेंशंस नहीं जाना है। तो वो इंटेंसिव तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो ज़्यादा पे करेगा। शॉर्ट टर्म में जो पे करने वाले ऐसे बहुत छोटे छोटे काम है, कंटेंट राइटिंग है, या छोटे छोटे डिज़ाइन क्रिएट कर देना है, या भी वीडियो एडिटिंग कर देना है, या भी एनिमेशंस बना देना है, ये लगता है ऐसे है कि आसान है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसमें आगे बढ़ने की उस तरह से मौके शायद ना हो। एक वीडियो एडिटर जो है वो वीडियो एडिटर ही रहे और बाद में शायद कुछ एनिमेशन सीख के तो किसी हद तक चला जाए, उसकी कैपिंग आ जाएगी। लेकिन जो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इंटेंसिव हैं, जैसे बिजनेस इंटेलिजेंस का कुछ जॉब्स हैं और जॉब्स हैं फ्रीलांसिंग में, तो वो लॉन्गर रन में बहुत पे करेंगी, बिकॉज उनके अंदर कम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी। जो काम करने वाला है उस कम्प्लेक्सिटी को समझता चला जाएगा, बिकॉज वो हैंड्स ऑन है, वो कर रहा है। जब वो कर रहा है तो उसको मुश्किलात पेश आ रही हैं, वो सीख रहा है, समझ रहा है, क्वेस्ट कर रहा है, किसी को कंसल्ट कर रहा है और अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है। तो जब उसकी कैपेबिलिटी बढ़ रही है तो उसकी मार्केट बढ़ रही है, उसकी सेलेबिलिटी बढ़ रही है। तो दुनिया में अगर हमने अपने पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स को आगे लेके जाना है तो हमने उनके अंदर इन्वेस्ट करना है, हमने उनको इस चीज़ पे लगाना है कि वो मेहनत करें और वो इस किस्म का प्रोडक्ट टाइम सेंसिटिविटी को भी समझें, क्वालिटी सेंसिटिविटी को भी समझें और उसकी फंक्शनैलिटी की सेंसिटिविटी को भी समझें। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो फंक्शनैलिटी सेंसिटिव होते हैं, वो अगर अपना फंक्शन ना करें, जैसे रेलवे का कंट्रोल सिस्टम है, अगर से फॉर एग्जांपल फंक्शन ना करे तो रेलवे के 2 ट्रेन शायद टकरा जाए। सो परफॉर्मेंस सेंसिटिविटी उस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा है, उसकी क्वालिटी सेंसिटिविटी भी किसी हद तक बहुत ज़्यादा है, लेकिन शायद उसकी टाइम सेंसिटिविटी ना हो। किसी ने अगर साल में डेवलप करना है तो 2 साल लगा ले। सर, इसी तरह से कि जो इससे एक जीबी के अंदर में पूरे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी, स्पेशली जीबी में आप आए हैं इतनी दूर से, उसके लिए भी हम आपके बहुत मशहूर हैं कि आपने इस इलाके पे तवज्जो दी और इस इदारे के प्रोग्राम को यहाँ लेके आए। स्पेसिफिकली आप लोग यहाँ पे फ्रीलांसर के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम इस वक्त कर रहे हैं और क्या फ्यूचर में आप करना चाहेंगे? जी, जीबी में बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी हमें बड़ी खुशी है और हमारे बच्चे शौक़ रखते हैं फ्रीलांसिंग में काम करने का। और जैसा कि हम डिस्कस कर भी रहे थे पहले कि यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इमीडिएट जो रेमेडी की जा सकती है इनकम सपोर्ट में, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने में, उसमें फ्रीलांसिंग का बड़ा रोल है। तो हम जो हाई एंड फ्रीलांसर्स हैं, जो टॉप रेटेड फ्रीलांसर्स हैं, वो लेके आए हैं मेन फील्ड्स में, उनको लेके आए, उनको बच्चों के साथ हमने इंटरेक्शन कराया। पहले हम नीचे बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी में स्कर्दू में ऊपर, हाइट में तो वो ऊपर है,
सो वहाँ हमने उनको इंट्रैक्शन 2 दिन का करवाया, बच्चों ने बड़ी इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट किया और उन्होंने सीखा। बिकॉज आपको पता है जो फील्ड में फ्रीलांसर है और वो हाई रेटेड फ्रीलांसर है तो उसको अपनी ट्रिक्स पता है, उसको अपने प्लेटफॉर्म्स पता है, तो उन्होंने लड़कों को प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस कराए। और दूसरे नंबर पे फिर हम यहाँ पे गिलगित में आए और काराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में हमने उनको इंट्रोड्यूस कराया, तो उन्होंने बच्चों ने अगेन बड़ी एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट किया और कल दोबारा इंशाल्लाह वो करेंगे। तो उसमें यही है कि हम फ्रीलांसर्स को जो टॉप रेटेड फ्रीलांसर्स एक्सपोजर दें। फ्रीलांसर्स के लिए कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम्स अवेलेबल भी हैं। स्टार्ट करने की देर होती है, छोटे से एक आगाज़ से समझ आना शुरू हो जाती है और फिर ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे और गूगल पे कि आप उसको खुद से भी पढ़ के चलना शुरू हो जाते हैं। मोटिवेशन की आती है जहन में, क्या सबको आईटी पढ़नी चाहिए? यूनिवर्सिटीज़ में आईटी के प्रोग्राम्स होने चाहिए, जिस तरह से हम एक फ्यूचर पोर्ट्रेट कर रहे हैं? बहुत एक ख़तरनाक और बहुत आप एक अहम सवाल कर रहे हैं। अगर आप मुझे कहेंगे जी सबको बुनियादी आईटी आनी चाहिए तो जी हाँ। एक जैसे आज आप देखें एक मॉडर्न सेल फोन जो सेलुलर हमारे पास डिवाइस है, एक एक्सट्रीमली कैपेबल डिवाइस है, इसको अगर आपको बेसिक आईटी नहीं आ रही तो आप शायद इसकी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ को ऑपरेट ना करो, सिर्फ फ़ोन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो तो आप उस डिवाइस को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। जहाँ आगे कॉग्निटिव टेक्नोलॉजीज़ ने आ जाना है और मेटावर्स ने आ जाना है और वर्चुअल वर्ल्ड ने आ जाना है, तो उसमें तो इससे बहुत ज़्यादा लेवल की आईटी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो रेल का टिकट तो अभी वो बूथ पे नहीं बिकेगा कुछ दिनों बाद, कुछ सालों के बाद, वो तो आपने यहीं पे रिज़र्व करना होगा। और वो आप जब अपना मोबाइल फ़ोन लेके गुजरेंगे तो शायद कोई बार कोड स्कैन करेंगे या आपका बार कोड स्कैन होगा तो आप उसमें इंटर हो जाएंगे, ह्यूमन इंटरफेस कम होना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेशन ज़्यादा हो जाएंगी। तो फंडामेंटली तो येस आईटी की अंडरस्टैंडिंग बढ़नी चाहिए। लेकिन जहाँ तक बाकी सोशल साइंसेज हैं और बाकी मेडिकल साइंसेज हैं, बायोलॉजिकल साइंसेज हैं, ह्यूमैनिटीज़ हैं, और वो उनकी भी हमें बहुत ज़रूरत है। फंडामेंटल आईटी की अंडरस्टैंडिंग के साथ उन साइंसेस को हमें पढ़ना होगा, समझना होगा, उन चीज़ों को हमें आगे भी लेके जाना होगा। उन साइंसेस को भी इस वक्त चैलेंज हो गया है कि वो साइंसेस भी अपने आप को इवॉल्व करें। आज से 20 साल पहले जो मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की जो लेवल था बच्चों में, आज शायद वो वैलिड ना रहा हो। उससे बेहतर आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस, हम थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में पहुंच गए हैं, फोर्थ ऑर्डर की बात करना शुरू हो गए हैं। इंटीग्रेशन में हम आप देखें हीट इक्वेशन के को सॉल्व करना एक मैटलैब के साथ बड़ा आसान हो गया हुआ है। इससे पहले जो हमारी जनरेशन ने सच अपने तसव्वुर में सोच के डिफरेंशियल इक्वेशन को या किसी इंटीग्रल को समझा था कि वो एरिया अंडर द कर्व है, वो आने वाले ज़माने वाले जो बच्चे हैं, आज के बच्चे वो देख रहे हैं एक्चुअली करके, उसको सिमुलेट करके। या बहुत सी इक्वेशंस जिनमें टेलीकॉम में हमारी इक्वेशंस हैं जिसमें मल्टीपल लॉब्स बनते हैं रडार के पैटर्न्स के, तो अब देखें वो हमने तसव्वुर में समझा था या कुछ उसकी हमारी वो थी, आज वो आप मैटलैब में एक्चुअली देख रहे होते हैं कि कैसे वो कर रहे होते हुए देख रहे हैं। तो वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। और एक वक्त ऐसा आएगा कि सोशल साइंसेस के अंदर भी आईटी की और टेक्नोलॉजी, ये जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है इसकी, अभी देखिए सोशियोलॉजी चेंज हो गई है दरअसल। जिस तरह से हम घर में बैठ के एक दूसरे के साथ सर्दियों में किसी हीटर के सामने बैठ के या गर्मियों में किसी पंखे के नीचे बैठ के बातें किया करते थे आज से 20 साल पहले, आज उस तरह से नहीं कर रहे। तो ओवरऑल ह्यूमैनिटीज़ बिहेवियर हमारा ये, इसलिए इनको डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज कहते हैं कि उन्होंने हमारा सब कुछ बदल के रख दिया, हमारा लाइफस्टाइल बदल के रख दिया। हमारी जो बायोलॉजी है, हमारी जो बॉडी केमिस्ट्री है सेडेंट्री होती जा रही है, सो सेडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ हम जाते जा रहे हैं। सो मेडिकल चैलेंजेस भी इसके साथ एसोसिएटेड है। हम देखें आई साइट वीकनेस आ रही है, कुछ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का भी पैटर्न है, ओबेसिटी बढ़ती चली जा रही है। सो वो और चैलेंजेस हैं जो उन्होंने देखने हैं। और इसी तरह नॉन इन्वेसिव जो है वो टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं आईटी के इस्तेमाल से, उनको अपने रिसर्च का डायरेक्शन उसको करना पड़ेगा। तो बाकी साइंसेस देखा जाए तो आईटी इज ड्राइविंग देम इनटू अनदर डायरेक्शन कि अपने रिसर्च का पैटर्न्स को वो चेंज कर रहे हैं। सर बातें तो बहुत सारी हैं, आप दिल बिल्कुल नहीं भर रहा आपसे बात करके, तो बट प्रोग्राम का वक्त महदूद होता है, तो हम एक जो मेरी आपसे है रिक्वेस्ट की कोई पैगाम आप देना चाहें हमारे फ्रीलांसर्स को, हमारे यूथ को जो यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं, जिनका डायरेक्ट उन प्रोग्रामों तक एक्सेस नहीं है, कि एक छोटी सी चीज़ है। हमारे यहाँ एक रवाज है कि मुझे गवर्नमेंट की नौकरी मिल गई तो मेरा जीवन जो है वो बस हो गया, ठीक ठाक हो गया। अगर मुझे गवर्नमेंट की नौकरी नहीं मिली तो मैं बर्बाद हो गया। मेरा टारगेट वो वाला ऑडियंस है कि उन तक आपका मैसेज जाए कि हाउ दिस आईटी इज़ प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दैट चंक ऑफ द यूथ
कि जो वेट मार्केट में एंटर होने लगा है? डॉक्टर साहब बहुत अच्छा सवाल है, बड़ा रेलेवेंट सवाल है। हमने शायद 2 नस्लें ज़ाया कर दी हैं पाकिस्तान में सरकारी नौकरी के चक्कर में। हमने शायद नौकरी को सब कुछ समझ लिया, इसलिए हमने एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज़ डेवलप ही नहीं की। हमने ये समझना है कि जो एक सरकारी मुलाजिम 20 साल में कमाता है, एक अच्छा फ्रीलांसर वो 1 साल में कमा सकता है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी के 20 साल बचाना चाहते हैं और आप अपने आप को एक डिफरेंट लेवल पे देखना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी आप इस नौकरी के चक्कर से निकलें। आप अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें। आपने कहा पैगाम भी दें दुनिया में। मैं जब ऐसे मैंने ये जो 3रा महीना है, मैंने चीफ इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफिसर के तौर पे टेक ओवर किया, तो मैंने स्टडी करना शुरू किया कि दुनिया में कहाँ इंडस्ट्री तरक्की करती है और कैसे की। तो उसके फंडामेंटल्स जो हैं वो कॉमन है। चंद एक चीज़ें बिल्कुल बुनियादी और बड़ी जिसे कहते हैं आसान है समझने के लिए। जहाँ ईमानदारी होगी वहाँ इंडस्ट्री डेवलप करेगी। जहाँ सच बोला जाएगा वहाँ इंडस्ट्री। मैं भी अपना कारोबार खोलना पसंद करूँगा उस जगह पे जहाँ लोग सच बोलते हैं, जहाँ लोग ईमानदार हैं, मेरे पैसे खा नहीं जाते, मुझे धोखा नहीं देते। जो काम मैं करवाने के लिए पैसे देता हूँ मुझे वो काम होकर मिलता है। तो आप देखिए वहाँ पे इंडस्ट्री ग्रो करेगी। तो हमने अपने अंदर एक तो जो ज़माना आगे जा रहा है, टेक्नोलॉजी आती जा रही है, झूठ को फ़रेब को छुपाना मुश्किल होता जा रहा है। ये भी टेक्नोलॉजी के जो एक वो है होता जा रहा है। और दूसरा टेक्नोलॉजी के रिटर्न्स बहुत ज़्यादा है। कई सालों की मेहनत जो है, शायद सारी ज़िंदगी में नौकरी करके सरकारी या किसी उसमें आप ना कमा सकें जो अपने काम से आप कमा सकें और जो आपको सेटिस्फैक्शन। तो आपने बिल्कुल हमें ये समझने की ज़रूरत है। हमने सरकारी नौकरियां भी करनी है, सरकार में हमने पब्लिक सर्विस भी करनी है, लेकिन फिर भी जी हमने उस फोबिया को, उस अपने भूत को उतार के फेंक देना है। हम कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम करेंगे। और हमें अपने बच्चों पे फ़ख्र है, हमें अपने बच्चों से बहुत उम्मीदें हैं। जीबी के बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। मैं इनको कहता हूँ कि इन्होंने न सिर्फ अपनी किस्मत को बदलना है, अपने ख़ानदान की किस्मत को बदलना है, अपने इलाके की किस्मत को बदलना है, जीबी की किस्मत को बदलना है, फिर पाकिस्तान की किस्मत को बदलना है और आगे बढ़ के उम्मत मुस्लिमा की किस्मत को बदलना। ये ज़माना बिल्कुल भी हमें उस तरफ जाने की इजाज़त नहीं दे रहा कि हम सात पात पे चले जाएं, हम रंगत पे चले जाएं, हम एक दूसरे की ज़ुबान की बोलने के अंदाज़ की तफरीक पे चले जाएं या हम उसके मज़हबी ओरिएंटेशन पे चले जाएं। हमने एक इंसान बन के, एक पाकिस्तानी बन के काम करना है। और यकीन करें हमें तभी बिज़नेस मिलेगा। अगर हम यहाँ लड़ाई झगड़े पैदा करेंगे, लाइन ऑर्डर से, हमारे पास बिज़नेस नहीं आएगा, हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी, हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेस नहीं चलेंगे। हमारे तब चलेंगे जब अमन अमान होगा। जब आप देखें हम सारे बैरून मुल्क जाके काफिरों के साथ काम करते हैं, यहाँ हम अपने मुसलमान कलमा पढ़ने वालों के साथ काम करने में नफरत करते हैं। तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना। हमने आगे जाना है। हमारी नस्ल जो आने वाली है वो इस बात को इंशाल्लाह समझ के आगे चलेगी। हमें अपने बच्चों से बड़ी उम्मीदें हैं और पुराने जो रवैये थे, जो गलत रवैये थे, हमने उनको नहीं लेके चलना। हमने इंसानियत की कदर करनी और यही इस्लाम का दर्ज है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। इट वाज रियली वंडरफुल प्रोग्राम। बातें तो मैंने जैसे पहले कहा कि बहुत सारी आपसे पूछनी थी, लेकिन आपसे इंशाल्लाह हमारा राब्ता रहेगा। वो जब भी आप गिलगित आएंगे हम आपको मदऊ करेंगे स्टूडियोज़ पे दोबारा से। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। हमारे पास जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट नोयत की एक इन्फॉर्मेशन आज आपको मिली। और ये जिस काज पे, जिस मिशन पे हैं, पूरे पाकिस्तान को के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन इस चीज़ से आएगा, जिस किस्म का सर का विज़न है शाह साहब का, और ये हम देख रहे हैं इसको इम्प्लीमेंट होते हुए। तो हमें उम्मीद है कि इनका जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो काम है वो भी बहुत अच्छा असर दिखाएगा, उसके समरात हम लोग देखेंगे। तो प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।